नमस्कार दोस्तों, लर्न इन 5 मिनट चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एक समसामयिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये काफ़ी ज्वलंत विषय है, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। आज हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और इसका इतिहास। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास 20, 30 या 40 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 100 वर्ष पुराना है। उल्लेखनीय है कि इस संघर्ष की शुरुआत 12 नवंबर 1917 को उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बलफोर ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के संरक्षण के लिए बलफोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय घर नेशनल होम के निर्माण के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। वर्ष 1919 के कांग्रेस में सबसे पहले फिलिस्तीन द्वारा इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया गया। इसके पश्चात नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 181 द्वारा फिलिस्तीन को यहूदी राज्य और अरब राज्य में बांट दिया गया। अंततः 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। इसी बीच अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने में असफल रहे ब्रिटेन ने वर्ष 1948 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटा लिया और अरब तथा यहूदियों के दावे का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएन के विचारार्थ फिर से प्रस्तुत किया। ध्यातव्य है कि यह मामला 1922 में तत्कालीन लीग ऑफ नेशंस के सम्मुख उठा था। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना पार्टीशन प्लान प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदियों ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्यों इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेशानुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बढ़ते संघर्ष के बीच फिलिस्तीन के पक्षकारों ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1964 में की। इसके पश्चात दोनों देश के मध्य संघर्ष तेज होने लगा और वो आगे बढ़ते बढ़ते और वर्ष 1967 में प्रसिद्ध सिक्स डे वॉर तक पहुंच गया। इसमें इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरूशलेम को अभी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसी क्रम में वर्ष 1887 में फिलिस्तीन में हमास नाम से एक हिंसक संगठन का गठन किया गया। इसका गठन हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के प्रत्येक भाग पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करने के उद्देश्य से किया गया था। समय के साथ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के अधिकृत क्षेत्रों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1987 में प्रथम इंतिफादा अथवा फिलिस्तीन विद्रोह हुआ, जो कि फिलिस्तीनी सैनिकों और इजरायली सेना के मध्य एक छोटे युद्ध में परिवर्तित हो गया। दोनों देशों के बीच विवाद के क्षेत्र। पहला, वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। इसका एक सबसे बड़ा शहर रामल्ला है, जो कि फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है। इजराइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। विदित हो कि स्टेट बैंक में इस छोटी सी जमीन पर 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 86% फिलिस्तीनी और 14% इजरायली बस्तियों के लोग हैं। वे अपने अपने समुदाय में रहते हैं और उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता। अधिकतर इजरायली बस्तियां 70, 80 और 90 के दशक में बसाई गईं, लेकिन बीते 20 सालों में उनकी जनसंख्या दोगुनी हो चुकी है। इजराइल इन बस्तियों में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देता है और उनको इजरायली सेना सुरक्षा देती है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां बिखरी हुई हैं। इनकी इजरायली सुरक्षा बल रक्षा करते हैं और फिलिस्तीनियों का इनमें आ पाना नामुमकिन है। इसके कारण फिलिस्तीनी शहर इनसे कटे रहते हैं,
जिसके कारण फिलिस्तीनी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कनेक्शन और बुनियादी ढांचे का विकास बेहद कठिन हो जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि बीते समय में यह बस्तियां काफ़ी फैल गई हैं। 2004 में गिवात जीव में 10,000 लोग रहते थे, लेकिन अब इसमें 17,000 लोग हैं। यह पश्चिम की ओर फैला है, इसमें नए घर जुड़े हैं, यहूदी प्रार्थना स्थल और शॉपिंग सेंटर बने हैं। यह इजरायली बस्तियां कहीं कहीं बड़ी हैं और कहीं इसमें कुछ हजार लोग हैं। मोडिन इलीट सबसे बड़ी इजरायली बस्ती है जिसमें 73,080 लोग रहते हैं। बीते 15 सालों में इसकी आबादी 3 गुना हो चुकी है। पीस नाव नामक संगठन ने इस आंकड़े को इकट्ठा किया है जो इन बस्तियों का विरोध करती है। कहने का मतलब, इजरायली डेमोग्राफिक जनसांख्यिकी बदलाव के द्वारा यहाँ के समीकरण बदलना चाहता है, जो अपने मकसद में काफ़ी हद तक सफल भी है। गाजा पट्टी और विवाद। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इजराइल ने नव वर्ष 1967 में गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया था, किंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण तथा इनके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्णय ओस्लो समझौते के दौरान किया गया था। वर्ष 2005 में इजराइल ने इस क्षेत्र में यहूदी बस्तियों को हटा दिया, यद्यपि वह अभी भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को नियंत्रित करता है। गजा भूमध्य सागर, इजराइल और मिस्र से घिरा इलाका है। करीब 40 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़ाई वाले गजा में करीब 17 लाख लोग रहते हैं। गजा पट्टी से जुड़ी 8 बातें जो हमें मालूम होनी चाहिए। गजा का संघर्ष। गजा के दक्षिणी हिस्से पर मिस्र का नियंत्रण है, जबकि तटीय इलाके पर 2005 तक इजराइल का कब्जा था। 2005 में इजराइल ने गजा से अपनी सेना हटा ली। एक साल बाद चरमपंथी संगठन हमास ने फिलिस्तीनी चुनाव में जीत हासिल की और इसके बाद यहाँ हमास का शासन हो गया। हमास के शासन में आने के बाद गजा पर मिस्र और इजराइल ने तरह तरह की पाबंदी लगा दी। इसके विरोध में यहाँ आए दिन संघर्ष देखने को मिलता है। गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इजराइल ने वर्ष 1966 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। ज्ञात हो कि हाल ही में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यरूशलेम और गोलान हाइट्स को इजराइल का एक हिस्सा माना है। गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र इजराइल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। यह इलाका रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अहम है। यह सीरिया और इजराइल दोनों देशों पर विस्तृत दृश्य प्रदान करता है, जिससे इस इलाके का सामरिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। इजराइल ने गोलन हाइट्स के 1150 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के मुताबिक गोलन हाइट्स 1860 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 1500 वर्ग किलोमीटर पर इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज़्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। गोलान हाइट्स असैन्य क्षेत्र है जिसकी मॉनिटरिंग संयुक्त राष्ट्र की संस्था द्वारा की जाती है। वर्ष 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच हुए युद्ध विराम समझौतों के तहत इस क्षेत्र की निगरानी की जाती है। यरूशलेम विवादित अतीत पर बसा शहर। यरूशलेम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाइयों के लिए पवित्र सेपुल्कर चर्च, मुस्लिम की पवित्र मस्जिद और यहूदियों की पवित्र दीवार स्थित है। होली चर्च। यरूशलेम में पवित्र सेपुल्कर चर्च है जो दुनिया भर के ईसाइयों के लिए विशिष्ट स्थान है। ईसाई मतावलंबी मानते हैं कि ईसा मसीह को यहीं सूली पर लटकाया गया था और यही वह स्थान है जहां ईसा फिर जीवित हुए थे। यह दुनिया भर के लाखों ईसाइयों का मुख्य तीर्थ स्थल है जो ईसा के खाली मकबरे की यात्रा करते हैं। इस चर्च का प्रबंधन संयुक्त तौर पर ईसाइयों के अलग अलग संप्रदाय करते हैं। पवित्र मस्जिद।
यरूशलेम में ही पवित्र गुंबदकार डोम ऑफ रॉक यानी कुबतुल सखरह और अल अक्सा मस्जिद है। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। यह मस्जिद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इसकी देख रेख और प्रशासन का जिम्मा एक इस्लामिक ट्रस्ट करता है जिसे वक्फ भी कहा जाता है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर अपनी यात्रा में मक्का से यहीं आए थे और उन्होंने आत्मिक तौर पर सभी पैगंबरों से दुआ की थी। कुबतुल सखरह से कुछ ही दूरी पर एक आधारशिला रखी गई है जिसके बारे में मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। पवित्र दीवार यरूशलेम का कोटेल या पश्चिम दीवार का हिस्सा यहूदी बहुल माना जाता है क्योंकि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहाँ मंदिर के अंदर यहूदियों की सबसे पवित्रतम जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं यहीं पर सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ है और जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। पश्चिमी दीवार होली ऑफ होलीज की वह सबसे करीबी जगह है जहाँ से यहूदी प्रार्थना कर सकते हैं। इसका प्रबंधन पश्चिमी दीवार के रब्बी करते हैं। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल वर्ष 1966 से पूर्व की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित हो जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करे। साथ ही इजराइल को किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में शामिल होने से पूर्व अपने अवैध विस्तार को रोकना होगा। फिलिस्तीन चाहता है कि वर्ष 1948 में अपना घर खो चुके फिलिस्तीन के शरणार्थी वापस फिलिस्तीन आ सकें। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बनाना चाहता है। इजराइल की मांग इजराइल यरूशलेम को अपना अभिन्न अंग मानता है और इसलिए यरूशलेम पर अपनी संप्रभुता चाहता है। इजराइल की मांग है कि संपूर्ण विश्व इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। ज्ञात हो कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो धार्मिक समुदाय के लिए बनाया गया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और अमेरिका विदित है कि अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि एक मध्यस्थ के रूप में अमेरिका की भूमिका को फिलिस्तीन ने सदैव संदेह की दृष्टि से देखा है। इस संदर्भ में कई मौकों पर इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और अरब संगठनों द्वारा अमेरिका की आलोचना की गई। अमेरिका में इजराइल की तुलना में अधिक यहूदी रहते हैं जिसके कारण अमेरिका की रणनीति या राजनीति पर उनका काफ़ी प्रभाव है। ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका इजराइल संबंधों में गिरावट देखी गई थी। वर्ष 2015 के परमाणु समझौते ने इजराइल को खासा चिंतित किया था और इसके लिए इजराइल ने अमेरिका की आलोचना भी की थी। हालांकि अमेरिका के मौजूदा प्रशासन के तहत अमेरिका इजराइल संबंधों का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। ज्ञात हो कि कुछ वर्षों पूर्व भी अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की आधिकारिक राजधानी की मान्यता दे दी थी जिसका अरब जगत के कई नेताओं ने विरोध किया था। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और भारत ने आज़ादी के पश्चात लंबे समय तक इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे जिससे यह स्पष्ट था कि भारत फिलिस्तीन की मांगों का समर्थन करता है। किंतु वर्ष 1992 में इजराइल से भारत के औपचारिक कूटनीतिक संबंध बने। अब यह रणनीतिक संबंध में परिवर्तित हो गए हैं तथा अपने उच्च स्तर पर हैं। दूसरी ओर भारत फिलिस्तीन संबंध प्रारंभ से ही काफ़ी घनिष्ठ रहे हैं तथा भारत फिलिस्तीन की समस्याओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहा है। फिलिस्तीन मुद्दे के साथ भारत की सहानुभूति और फिलिस्तीनियों के साथ मित्रता बनी रहे, यह सदैव ही भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी। साथ ही वर्ष 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। भारत ने फिलिस्तीन से संबंधित कई प्रस्तावों का समर्थन किया है जिनमें सितंबर 2015 में सदस्य राज्यों के ध्वज की तरह अन्य प्रेक्षक राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज लगाने का भारत का समर्थन प्रमुख है। फिलिस्तीन का समर्थन करने के अलावा भारत ने इजराइल का भी काफ़ी समर्थन किया है और दोनों देशों के साथ अपनी संतुलित नीति बरकरार रखी है। दो देशों के बीच
आज भूमंडलीकरण के दौर में महज दो देशों के बीच नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत से पक्ष और विचार सन्निहित होते हैं। बदलते दौर की हकीकत से एक बात तो साफ है कि आज कोई भी राष्ट्र अपने एक खास वर्ग का ही प्रतिनिधि होता है। बात यदि मध्य पूर्व की करे तो अमेरिका जैसे देश अपने देश के पूंजीपतियों के लिए कच्चा माल अस्थायी बाजार में तलाश रहे हैं, इसलिए दुनिया भर में उनको संघर्षों की दरकार होती है। देखने में यह संघर्ष भले ही धार्मिक, नृजातीय या सामुदायिक लगे, पर इनके पीछे पूंजीवादी ताकतें ही कार्य कर रही होती हैं। अमेरिका के दोहरे रवैये को इसी संदर्भ से समझा जा सकता है कि उसको सऊदी अरब जैसे देशों में कोई दिक्कत नहीं नज़र आती, जहां तानाशाही का बर्बर खेल अक्सर खेला जाता है। कुल मिलाकर पूरा खेल पूंजी का ही है, जिसको अलग अलग रंग देकर विकासशील और पिछड़े देशों को साम्राज्यवाद के चंगुल में फंसाया जाता है। धन्यवाद।